अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और कल हम चर्चा कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने जो चर्चा का मेन जो टॉपिक रखा था लास्ट वीडियो में, वो हमारा था डेफिनेशन एंड सिचुएशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की स्थिति क्या है। अब हम देखें 3D श्रेणी, केमिस्ट्री ऑफ TSE। TSE का मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट, या हम 3D श्रेणी से हम बोल सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? इसमें हम फर्स्ट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसमें देखते हैं हम लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में भरा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में भरा जाता है, इसलिए इस श्रेणी के तत्वों को इस श्रेणी के तत्वों को 3D श्रेणी कहते हैं। ये बात नोट कर लीजिए आप। इसे 3D श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में भरा जाता है, इसलिए इस श्रेणी के तत्वों को 3D श्रेणी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न सूत्र के आधार पर भरते हैं। निम्न सूत्र के अनुसार भरा जाता है। कौन सा सूत्र है? ये सूत्र हम देख लेते हैं। आर्गन, आर्गन है इनएक्टिव गैस, अक्रिय गैस, आर्गन। उसके बाद हम देख लेते हैं 3D 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएंगे? 3D में 1 से लेकर 10 तक जाएंगे। आफ्टर देन 4s 1 से लेकर 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबॉ के अनुसार भरा जाता है। ऑफबॉ थ्योरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हम भरते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर आपके लगभग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका जनरली हो ही जाएगा। लिख लो ये तो यार। ठीक है भाई, लिख लिया। चलो हम आगे देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास की सारणी फिलअप करते हैं, बनाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करें हम? ठीक है, मिटा दो इसको मैं। चलो पहले देखते हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ 3D श्रेणी। कितने एलिमेंट्स 3D श्रेणी में हैं? तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सिंबल एंड एलिमेंट्स नेम। ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। आफ्टर देन सेकंड कॉलम देखेंगे। पहले कॉलम हम देखते हैं, ये 3D श्रेणी स्टार्ट होती है। इसमें टोटल करके 10 एलिमेंट्स होते हैं।
तो हम यहाँ पर चाहें तो हम Z लगा सकते हैं। Z मीन्स आप समझ गए होंगे एटॉमिक नंबर। और हम चाहें तो इसे एक ही टेबल में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक में कर लें। तो ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है 21। कितना है? 21। इसको हम नाम लिख देते हैं स्कैंडियम। टाइटेनियम, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज, और ये आयरन। ध्यान रखना आयरन में Fe जो सिंबल दिया गया है अकॉर्डिंग लैटिन, ये लैटिन भाषा के अनुसार आयरन को हम फेरस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे हम Fe सिंबल देंगे और यहाँ लिख देता हूँ मैं आयरन और स्लैश लगा के हम फेरम भी लिख देंगे। राइट। अब आगे देखते हैं हम स्कैंडियम। अब हम इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। इधर इस कॉलम में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा फॉर्मूला था? फॉर्मूला देखते हैं आर्गन जो अक्रिय गैस है, उसके बाद 3D 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास इन तत्वों का भरते जाएंगे कंटिन्यूटी में। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 21। 21 में देखें आर्गन का कितना होता है? ध्यान देना आर्गन का 18 होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही है। कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं। ये भर दिया हमने। अब कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन और बचे। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में। 4s में कितना आएगा? पूरे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। 4s2 3d 1। तो आप देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया 3d में, इसलिए इस श्रेणी को बोला गया 3d श्रेणी। अब इसको हम बॉक्स के रूप में और देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास को किस में देखते हैं? बॉक्स के रूप में। बॉक्स के रूप में देखने पर पता चलेगा कि हमारे पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटली पेयर्ड हैं 4s। और 3d में कितने आ रहे हैं? 3d में 1 2 3 4 5 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 20 और एक हो गया 21। तो टोटल करके 21 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में फिलअप कर दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। इलेक्ट्रॉन विन्यास। टाइटेनियम के बारे में बात करें, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4s2 और 3d 2। अब देखना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और 3d में बढ़ते जा रहे हैं। बॉक्स के रूप में लिखते हैं 4s2 और 3d में कितने? 1 2। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, आप इलेक्ट्रॉन को यहीं पर पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल लगता है हुंड का बहुलता सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन को एक एक करके पहले भरते जाएंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन बचें तो उनको पेयर कर देंगे। ठीक है। अब वेनेडियम के बारे में बात करें, आर्गन 4s2 3d 3 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी में बढ़ते जा रहे हैं। 18 2 20 और 3 23। बॉक्स के रूप में देख लेते हैं, आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में कितने आ गए? 1 2 3। और अभी इसके 2 बॉक्स खाली, 2 ऑर्बिटल, जिनको मैं बॉक्स बोल रहा हूँ उन्हें हम ऑर्बिटल बोलेंगे। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर हो गए। अब क्रोमियम, ध्यान देना है क्रोमियम, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ।
स्टार का मतलब ये आबो के नियम का पालन नहीं करता, ये ओवरलाइज करता है, आबो रूल को ये उल्लंघित करता है, इस नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सच्चाई में क्या होता है, अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग तो ये भरना चाहिए आर्गन 4s2 3d4, ये होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्या है, गलत। ये क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ पर आबो रूल का पालन नहीं हो रहा है। तो सही कौन सा होगा, ध्यान देना, सही होगा आर्गन 4s1 और 3d5। अब इसके बारे में बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड ये पालन करते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल मोर देन, ये हाफ फील्ड अर्धपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं, अत्यधिक स्थायी रखते हैं। इसलिए अब देखना आप, एस में कितने आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं, 2 का आधा कितना हुआ, 1, तो एस में कितना है, आधा, 1 भरा गया। अब डी में कितने होने चाहिए, टोटल करके 10 आते हैं, अब 10 में आधा कितना हुआ, 5, तो यहाँ पर एस का भी आधा और डी का भी आधा, दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का फॉलो करते हैं, इसलिए ये आबो रूल का यहाँ पर पालन नहीं करते। और यहाँ पर ये एक अपवाद की श्रेणी में क्रोमियम आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 3d4 नहीं हो करके, और सही क्या है, 4s1 3d5, ये राइट, ये राइट है, और ये क्या है, रॉन्ग, इसको हम गलत मानेंगे। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, अब इसको हम बॉक्स के रूप में देख लेते हैं। बॉक्स के रूप में देखने पर क्या होगा, आर्गन 4s और 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 1 2 3 4 5, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर 4s1 3d5। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास आर्गन 4s1 3d5 हो जाएगा, राइट। तो ये चर्चा ये इम्पोर्टेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग करके ही पूछा जाता है, ये अलग है, इसलिए क्या है, एक्सेप्शन या अपवाद है। अब हम लिख लो इसको, आप लिख लिया। चलो हम अगली बार अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला एलिमेंट्स कौन सा है, क्रोमियम के बाद नंबर आता है, लिख लिया किसको भाई, ठीक है, मिटा देता हूँ, है ना। क्रोमियम के बाद नंबर आता है मैग्नीज का। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। मैग्नीज देखते हैं हम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कंटिन्यूटी में ही भरा जाएगा। आर्गन 18 हो गए, 18 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, फिर 4s2, 18 है तो 20, और फिर इसमें कितना आ जाएगा, डी में कितना आएगा, 3d5, तो 18 तो 20 और 5 25, और बॉक्स के अकॉर्डिंग भरें तो बॉक्स के अनुसार देख सकते हैं आप, 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, पहले से ही थे, सिर्फ क्रोमियम में ही अनपेयर हुए थे, और 3d5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर, 4s और 3d।
3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीज के बाद देखें आयरन 26। आयरन का तो उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं अपन, बिना आयरन के जी नहीं सकते। सोने के बिना काम चल सकता है लेकिन लोहे के बिना काम नहीं चल सकता। आयरन। आर्गन 4s2 और 3d6। अब ध्यान देना, अब इलेक्ट्रॉन पेयर होते जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अब ऑक्सीडेशन नंबर इनकी घटती जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब पेयर या युग्मित होते जा रहे हैं। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अब 3d में क्या हो जाएगा 1 2 3। ये बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5 और छठवां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इधर आ गया। कितने एकमित इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर, 4। एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ घटती जा रही है। आयरन के बाद कोबाल्ट 27। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 27, एटॉमिक नंबर है 27 और इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 4s2 और 3d7। 18 2 20 और 7 27। 27 बॉक्स के रूप में 4s और यहाँ पर 3d में कितने आ जाएंगे। अब 3d में देखना 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये भी युग्मित हो गए। कितने बचे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसके बाद निकिल और निकिल का एटॉमिक नंबर है 28 और इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 3d8। आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d में कितने जाएंगे, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान देना कितने अयुग्मित हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए अयुग्मित। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 2 रह गई। अब आफ्टर देन 29 कॉपर हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। कॉपर या तांबा जिसे हम कहते हैं आर्गन 4s। अब ये कॉपर भी अब बात की श्रेणी में आता है भाई, ये भी नियम का पालन नहीं करता, बिना नियम के चलता है भी। लेकिन इसका भी कारण क्या है, अर्ध पूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी आब्बो रूल का पालन नहीं करता है, आब्बो रूल का उल्लंघन करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है और ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ फील्ड 4s1 और 3d10। गौर करना 4s1 s का आधा और 3d10 d का फुल। तो एक तो अर्धपूरित हो गया, एक पूर्ण पूरित हो गया, और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षों का स्थायित्व अपने आप में ज़्यादा होता है, इसलिए ये आब्बो नियम का पालन नहीं करते, आब्बो नियम से डेविएशन या विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो जाएगा, इसको बॉक्स के रूप में लिख देते हैं। और ये डी में पूरे पेयर्ड हो गए, एक साथ लिख देता हूँ। 4s में 1 और 3d में 10, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है भाई, डेफिनेशन के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि कॉपर के पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लेकिन यह संक्रमण श्रेणी का तत्व है। क्यों भाई, परिभाषा ये कहती है अयुग्मित। कॉपर के पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लेकिन फिर भी ये संक्रमण श्रेणी का तत्व है। क्यों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद। क्यों? क्योंकि परिभाषा में ये बात बताई जा चुकी है
कि आयनिक अवस्था हो चाहे उदासीन अवस्था हो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया जाएगा कॉपर +1 अवस्था में, और कॉपर +2 अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन डी से चला जाएगा तो 3d9 हो जाएगा। चलो इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। कॉपर के बाद किसका नंबर आ रहा है, जिंक का, और जिंक है इस श्रेणी का लास्ट तत्व जिसे हम जस्ता बोलते हैं, और जिंक का उपयोग यशद लेपन या जस्तीकरण में भी करते हैं, और ये संक्षारण के रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसको देख लेते हैं हम। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आर्गन 4s2 और 3d10। इसका अर्थ है ये श्रेणी फुल हो गई है और डी में सारे इलेक्ट्रॉन फुल हो गए हैं भाई, और एस भी फुल और डी भी फुल, और ये श्रेणी भी फुल, श्रेणी भी कंप्लीट हो चुकी है इलेक्ट्रॉन द्वारा, राइट। एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3d10 ये पूरा। तो ये क्या है, ये संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, संक्रमण तत्व नहीं है। 2 क्वेश्चन यहाँ पुट अप होंगे अपने इस श्रेणी में। इस इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास का आ सकता है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कॉपर के पास सारे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में युग्मित थे लेकिन फिर भी ये संक्रमण श्रेणी का तत्व है, क्यों? एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, जिंक संक्रमण श्रेणी का तत्व होते हुए संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। तो मैं समझ लिख लिया आपने, लिख लिया, उतार लो भाई, छाप लो। कितना मिनट हो गया? हाँ, तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दे रहे हैं। लिखने क्या, मैं अगले वीडियो में आपको खुद समझाऊंगा। और ये क्वेश्चन आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने, तो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना आना चाहिए। पूरे मैंने 10 एलिमेंट का बता दिया आपको। और अगली कंडीशन आपको ये क्वेश्चन होगा हमारा कि कॉपर संक्रमण श्रेणी का तत्व क्यों है जबकि इसके बाह्यतम कोश में सारे इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, जस्ता संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, क्यों? क्योंकि यह संक्रमण श्रेणी के तत्वों में शामिल है, फिर भी ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? ठीक है, ये स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो अब मिटा दूँ इसको मैं? चलो ठीक है, आप लिख लो थोड़ा सा, और बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।